दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। अपने आसपास की ज़िंदगी में बिखरी कहीं अनकही बातों पर कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी युवा पीढ़ी के उस वर्ग के लिए जो अक्सर अपने संस्कारों को छोड़कर बिना आगा पीछा सोचे पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कूप मंडूक बन जाएं और किसी भी दूसरी संस्कृति का बहिष्कार करें। ज़रूरत बस इस बात की है कि कुछ भी नया अपनाते हुए हम उससे हो सकने वाले लाभ और हानि को भी परख लें। कहानी का शीर्षक है मोहभंग। आज कितनी मुश्किलों के बाद उसे ये चिट्ठी मिल पाई थी। खुशी के मारे बावरी सी हो गई थी पूर्वा। अगर अपने अंदर के नन्हे समीर का ध्यान ना होता तो शायद जोर जोर से नाचने कूदने ही लग जाती। इस चिट्ठी का मिल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए। तो सेलिब्रेट तो करना ही था। पहले घर के बाहर जाकर छोटी सी बगिया से कई सारे फूल तोड़कर फ्लावर वॉस में सजा दिए। फिर लॉबी में रखे कारवां को ऑन कर दिया। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के रोमांटिक गीत लगा दिए जो उसके और समीर के फेवरेट हुआ करते थे। फिर आराम से 2-3 कुशन अपने अगल बगल में दबाए और सोफे पर लेट गई। मस्ती में दोनों पैर सोफे के हत्थे पर टिके हुए थे, क्रिस क्रॉस बनाते हुए। एसी की ठंडक सीधे उसके दिल को ठंड पहुंचा रही थी। अभी ही इतनी जल्दी इस चिट्ठी को पढ़कर वो उसके थ्रिल को, उस एक्साइटमेंट को नहीं ख़त्म कर सकती थी। थोड़ी देर बाद आराम से पढ़ेगी। अनजाने ही चेहरे पर खिल आई थी एक बेहद प्यारी सी मुस्कान। ये चिट्ठी ही तो थी जिसने आज इतने समय के बाद पूर्वा के चेहरे पर चमकीले और खुशनुमा रंगों को बिखेरा था। सुकून से आंखें बंद कर उसने चिट्ठी को दोनों हाथों से अपने सीने पर चिपका लिया था। बंद आंखों के भीतर ही भीतर यादों की संकरी पगडंडियों पर चलती हुई पूर्वा 2.5 साल पहले के अपने घर, ऑफिस, कैफेटेरिया, पिक्चर हॉल और न जाने कहाँ कहाँ समीर के संग चक्कर लगा आई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वैसे बिलोंग तो वो एक छोटे से शहर को ही करती थी, परंतु दिल्ली जैसे बड़े शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और फिर कैंपस प्लेसमेंट में मिली एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी ने महत्वाकांक्षी पूर्वा का व्यक्तित्व निखार कर रख दिया था, जिसके चलते उसका उठने बैठने, बात करने का, तैयार होने का स्टाइल सब कुछ बेहद परिष्कृत हो चुका था। समीर से उसकी मुलाकात लंच टाइम में ऑफिस कैफेटेरिया में हुई थी। इस 22 मंजिल के सनराइज बुलेवार्ड में अनेकों सॉफ्टवेयर कंपनीज थीं, तो जाहिर है कि लंच टाइम में कैफेटेरिया में काफ़ी भीड़ हो जाती थी। उस दिन अपनी लंच की प्लेट हाथ में पकड़े पूर्वा की आंखें किसी खाली सी टेबल को खोज रही थी। बड़ी मुश्किल से एक कोने में ऐसी टेबल दिखी जिस पर सिर्फ एक ही आदमी बैठा था। वो जाकर उसी टेबल के सबसे दूर वाले कॉर्नर पर बैठ गई थी। बीच में सामने बैठे व्यक्ति से उसने विनम्रतापूर्वक दूर रखी नमक की शीशी मांगी थी। बस तभी एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली थी। फिर दोनों एक दूसरे की उपस्थिति से जैसे अनजान अपना अपना खाना खाने में लग गए थे। वापसी में दोनों फिर एक ही लिफ्ट का वेट कर रहे थे। नजरें हल्का सा टकराई जरूर थी और बस। वो उतर गया था 5वीं मंजिल पर और पूर्वा आ गई थी अपनी 11वीं मंजिल के ऑफिस में। तीसरे दिन लंच के लिए जाते समय फिर से दोनों एक ही लिफ्ट में थे। फिर यह सिलसिला अक्सर होने लगा। कभी आते तो कभी जाते, दोनों कहीं ना कहीं टकरा ही जाते। पहले सभ्यतावश सिर्फ सर झुकाकर, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और फिर हंसते हुए अभिवादन होने लगा।
जान पहचान बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी। पहले संयोगवश था, अब समय तय करके साथ साथ लंच के लिए आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। कई बार समीर पूर्वा को रात में देर होने पर उसके घर भी ड्रॉप करता था। धीरे धीरे कब दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बंध गए, कब नज़दीकियां और गहरी हो गई, दोनों खुद भी नहीं जान पाए थे। समीर धनाढ्य और अभिजातीय परिवार से संबंध रखता था। पूर्वा का परिवार दूसरे शहर में था। यहाँ वो एक पीजी में रहती थी, तो घर वालों की रोक टोक को आसानी से मैनेज भी कर लेती थी। चेतना तब आई जब पूर्वा को अपने अंदर पल रहे अंश का भान हुआ। समीर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसकी क्लोजर डेट पास ही थी, तो यही तय हुआ था कि समीर का प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही दोनों अपने अपने घर वालों से बात कर लेंगे। समीर जानता था कि उसके घर वाले उसकी पसंद को कभी नापसंद नहीं करेंगे, और पूर्वा आश्वस्त थी कि अपने घर वालों को वो मना ही लेगी और फिर जल्दी ही दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। पूर्वा ने अपने घर जाकर मम्मी पापा को समीर के बारे में बताया। हुआ वही जैसा आमतौर पर लड़की के घर में ऐसे केसेस में होता है। पहले डांट फटकार, मम्मी पापा का गुस्सा, रोना धोना, और फिर कुछ समय बाद सारा रोष और नाराज़गी भूलकर दोनों का बेटी के शादी के खर्च के लिए हिसाब किताब देखना। इसी बीच समीर ने एक दिन पूर्वा से कहा, तुमको एक लेटर भेजा है। लेटर? लेटर कौन लिखता है आजकल? अच्छा, क्या लिखा है बताओ ना। अरे वो तुम खुद ही पढ़ लेना, अब फ़ोन पे बताऊंगा तो लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, समीर ने कहा था। ओह हाँ, अच्छा कहाँ के एड्रेस पर भेजा है? यहाँ के? नहीं नहीं, तुम्हारे दिल्ली के एड्रेस पर ही। चलो मीटिंग शुरू होने वाली है, रखता हूँ। और समीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। चिट्ठी के इंतज़ार में पूर्वा से घर पर रुका नहीं जा रहा था। सपनों की नाव पर तैरते उतराते वो वापस दिल्ली पहुंची। चिट्ठी पाने की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी उससे। एक तो जीवन में पहली बार किसी की चिट्ठी उसे मिलेगी, और वो भी उसके सपनों के राजकुमार की। क्या लिखा होगा समीर ने चिट्ठी में? ये तो जानती ही थी कि समीर को सरप्राइजेस देने का शौक है। ज़रूर चिट्ठी में यही सरप्राइज दिया होगा कि शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, और यही बताया होगा कि कैसे वो उसके प्यार में पागल है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता। स्टूपिड, पूर्वा अपने मन में समीर को कहती। पर घर जब पहुंची तो पीजी वाले भैया भाभी घूमने गए थे। समीर की चिट्ठी उसे नहीं मिल पाई थी। समीर का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। समीर के बेस्ट फ्रेंड पलाश ने उसके घर आकर उसे वो हृदय विदारक समाचार दिया था। एक एक्सीडेंट में समीर, इसके आगे वो सुन ही नहीं पाई थी, मूर्छित हो गई थी। पलाश ने ही संभाला था। दुख और शोक संतप्त पूर्वा स्वयं को संभाल ही नहीं पा रही थी। मम्मी पापा उसे जिद करके वापस घर ले गए थे। काफ़ी समय बाद उसे सुध आई समीर की चिट्ठी की। चिट्ठी कहाँ है? पीजी वाले भैया को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक लेटर तुम्हारे नाम आया था जो मैंने पलाश को दे दिया था। पूर्वा ने अब पलाश को फ़ोन लगाया। पलाश, रतन भैया बता रहे हैं कि उन्होंने समीर का लेटर तुम्हें दिया था, मुझे दिया क्यों नहीं तुमने? पलाश ने कुछ देर आनाकानी की, फिर अंत में बोला, पूर्वा तुम्हें अब क्या करना है उस चिट्ठी का? समीर तो चला गया, अब क्या फ़ायदा उसकी चिट्ठी पढ़कर? रोती ही तो रहोगी। बस उसकी अच्छी अच्छी बातें, उसके प्यार को याद करो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे वो चिट्ठी चाहिए बस। यू आर जेलस ऑफ हिम। इस तरह की न जाने कितनी कठोर बातें उसने पलाश को सुना दी थी। थक कर पलाश ने सपाट स्वर में कह दिया था, तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर वो चिट्ठी तुम्हें नहीं मिलेगी बस। मम्मी की अनुभवी आंखें उसकी स्थिति को समझ चुकी थीं।
कभी उसे डांट डांट कर रोने लग जाती, कभी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगती थी, फल मेवे खिलाने लगती थी। समझ तो शायद पापा भी चुके थे, पर वो बिल्कुल मौन हो गए थे। नई चिंताओं की लकीरें उनके चेहरे पर उभर आई थी। एक दिन पलाश को अपने ड्राइंग रूम में पापा के साथ बैठा देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये लड़का क्यों उसके घर वालों से क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, और मम्मी इतने प्यार से उसे चाय नाश्ता करा रही हैं। उस दिन पलाश उससे कोई भी बात किए बिना ही चला गया था। बाद में मम्मी ने उसे बस इतना बताया था कि इसी महीने की 17 तारीख को उसकी पलाश के संग शादी है। क्रोध और अपमान से उसका चेहरा तमतमा आया था। दिल तो कर रहा था अभी जाकर पलाश को चांटे मारे, पर मम्मी समझा रही थी कि इस समय उसकी डूबती नैया को संभालने वाला सिर्फ पलाश ही था। एक सादे से समारोह में दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया था। पूर्वा पलाश के फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी थी। पलाश उसकी तबीयत का पूरा ध्यान रखता था, पर पूर्वा के मन से वो ग्रंथि निकल नहीं पा रही थी कि पलाश ने उससे उसके हीरो समीर की चिट्ठी छुपाई थी। वो हमेशा उससे यही कहता था, समीर तुम्हारा पास्ट है, उसे भूलने की कोशिश करो, अब तो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, सब कुछ माय फुट। पलाश के ऑफिस चले जाने पर अक्सर वो पलाश के सामान में समीर की चिट्ठी ढूंढने की कोशिश करती थी, पर अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। एक दिन दोपहर में पलाश की बड़ी दीदी घर आई। उन्हें उनके मकान की रजिस्ट्री के कागज चाहिए थे जो उन्होंने पलाश के पास रखवाए थे। दीदी काफ़ी जल्दी में थी तो अधिक रुकी नहीं, कागज लेकर चली गई थी। पर थोड़ी देर बाद ही उनका पूर्वा के पास फ़ोन आया था कि उनसे गलती से पलाश के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाली ड्रॉर खुली छूट गई है। तुम प्लीज़ उसे लॉक कर दो और चाबी गेस्ट रूम में बेड पर बिछे गद्दे के नीचे रख देना। ओह, तो इस जगह रखता है पलाश चाबी। पूर्वा ने पलाश के कमरे में तो चाबी सब जगह ढूंढी थी, पर गेस्ट रूम वेरी सेफ। बस ड्रॉर की तलाशी शुरू कर दी पूर्वा ने। ड्रॉर्स देखने के बाद आखिर में सबसे नीचे वाली ड्रॉर में बिछे पेपर के नीचे एक ब्लैंक लिफाफा दिखा। उसे सावधानी से खोला तो अंदर समीर की हैंडराइटिंग में उसके नाम चिट्ठी का एक लिफाफा मिला। ओह, तो इस तरह से छुपा के रखी है उसके समीर की चिट्ठी। अब बताएगी पलाश को, आने दो उसे ऑफिस से। अचानक सड़क पर किसी कार के तेज हॉर्न से चौंककर पूर्वा यथार्थ में वापस आ गई। आंखें खोलकर चिट्ठी को देखा। अब उसे चिट्ठी पढ़ने की उतावली हो रही थी। चिट्ठी को आंखों से लगाया, प्यार किया, मानो चिट्ठी का रूप धरकर समीर ही उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। उसके समीर की, उसे पागलों की तरह चाहने वाली समीर की खुशबू थी उस लिफाफे में। आंखों से बेबसी में आंसू बह निकले, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने धीरे से चिट्ठी लिफाफे से बाहर निकाली, 2 मोड़ मुड़े हुए कागज को सावधानी से खोला। छोटी सी ही चिट्ठी थी। अरे, बस इतनी सी चिट्ठी लिखी। थोड़ी सी निराशा हुई। खैर, पूर्वा ने पढ़ना शुरू किया। डियर पूर्वा, सॉरी, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। यार, मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे शादी के लिए। काफ़ी कोशिश की पर नहीं हो पाया। झूठ नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि जो लड़की शादी से पहले ही किसी लड़के के साथ, यू नो व्हाट आई मीन, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकता। पूर्वा, तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। वैसे तुम हमेशा मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी। किसी भी ज़रूरत के लिए मुझे कॉल करना। आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। योर फ्रेंड समीर। धरती फट जाती या आसमान टूटकर गिर पड़ता, तब भी पूर्वा को शायद ऐसा सदमा नहीं लगता। इतना बड़ा धोखा।
इतना बड़ा तिरस्कार, अपमान और क्रोध से छटपटा रही थी वो। कैसे समीर ऐसा कर सका? काश पूर्वा ने वो चिट्ठी ना पढ़ी होती। काश वो अपने उसी खूबसूरत भ्रमजाल में जीती रहती कि समीर उसके प्यार में पागल है और हमेशा रहेगा। इस एक चिट्ठी ने उसके सपनों की दुनिया को कितनी बेदर्दी से तहस नहस कर दिया था, उसका मोह भंग कर दिया था। फिर उसे ध्यान आया कि इस परिस्थिति के लिए तो समीर भी उतना ही उत्तरदायी है जितना वो खुद। फिर कैसे समीर ने कितनी आसानी से खुद को इस सब से अलग कर पूर्वा के चरित्र पर ही सारा दोषारोपण कर दिया था। किसी और से शादी कर लूं, किसी और लड़के को धोखा दे दूं, वो भी समीर की मेहरबानी का। और ये समीर की नजरों में धोखा देना नहीं होगा। समीर बार बार कहता था उसके घर वाले बहुत मॉडर्न हैं, ओपन माइंडेड हैं, पर यहां तो वो खुद ही बिल्कुल क्लोज्ड माइंडेड निकला। कैसे वो समीर का असली रूप नहीं पहचान पाई? उसे स्वयं से ही घृणा सी होने लगी थी। बाहर तेज लू और आंधी के थपेड़े खिड़की के पल्लों को, दरवाजे के पल्लों को खड़खड़ा रहे थे और भीतर चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द जैसे पूर्वा के हृदय पर हथौड़े बरसा रहा था। उस समय उसके दिल में ये तक आ रहा था कि समीर जहां कहीं भी हो, बस एक बार उसके सामने आ जाए, वो उसे मार मार कर उसकी असलियत संसार के सामने ले आए, उसके बाद उसे जहां भी जाना हो चला जाए। हालांकि अपनी इस सोच पर वो तुरंत खुद ही लज्जित भी हो गई थी। आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, पर अब ये आंसू प्रेम के नहीं थे। ये तो जैसे हजारों ज्वालामुखी का गर्म खौलता हुआ लावा बह निकला था। एक मिनट, तो इसका मतलब पलाश ने सब कुछ जानते बूझते उससे शादी की? ओ माय गॉड! वो उसे इसीलिए समीर की चिट्ठी नहीं दे रहा था कि वो पूर्वा को इस समय किसी भी सदमे से बचाना चाहता था। विगत की एक एक घटना पूर्वा की समझ में आ रही थी। बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। दिल कर रहा था पलाश जल्दी से उसके पास आ जाए, वो उससे माफी मांग सके। रोते रोते वहीं सोफे पर ही उसकी आंख लग गई थी। चिट्ठी अभी भी उंगलियों के बीच फंसी थी। आंख खुली किसी के सर पर हाथ फेरने से। पलाश था। तो आखिर तुम्हें ये चिट्ठी मिल ही गई, उसने पूर्वा को उठने में सहारा देते हुए कहा। कुछ देर तक चुपचाप पलाश को देखती रही पूर्वा, फिर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? चुपचाप इतना बड़ा त्याग करने जा रहे थे पलाश। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, माफ कर सकोगे मुझे? पलाश अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, पर एक शर्त पर, कि अब से हम इस बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे। पूर्वा ने भी सहमति जताते हुए अपना सर पलाश के कंधे पर टिका दिया। दोस्तों, पूर्वा भाग्यशालिनी थी कि उसे पलाश का साथ मिला, परंतु पलाश जैसे देवदूत दुर्लभ ही होते हैं। जरूरत है आज की स्वयं को मॉडर्न कहलाने वाली लड़कियों को हर कदम सोच समझकर उठाने की। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती हैं और कहीं अनकहीं को आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और कहीं अनकहीं लेकर। धन्यवाद।